नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। संविदा कर्मचारियों की संवाद रैली आज है। घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम कर सरकार से करेंगे अपील। प्रशासन को सीएम के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। बता दें, सीएम से सीधा संवाद के लिए ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरना स्थल तूता में संविदा कर्मी करेंगे प्रदर्शन। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जहां संविदा कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और आज घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम करेंगे वो। प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा उनकी तरफ से। तो प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे संविदा कर्मचारियों की संवाद रैली आज है। इससे पहले भी कई रैली उनकी तरफ से की गई। प्रदर्शनकारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से ये तस्वीरें निकल के आनी शुरू हो चुकी है, जहां संवाद रैली करने के लिए वो सड़कों पे उतर चुके हैं। और ऐसे में बता दें कि संविदा कर्मचारियों की आज संवाद रैली होने वाली है। घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम करेंगे अपील। तो बता दें, घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम कर सरकार से अपील करने वाले हैं और प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज भी यही तरीके की तस्वीर निकल के सामने आएगी। अब सीधा संवाद के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा सीएम से और ऐसे में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, क्या स्थिति है? हड़ताल शुरू हो चुकी है? हड़ताल तो शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के जो है संविदा कर्मचारी सभी आज कड़े संघर्ष के बीच में घुटनों के बल टेकते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए सरकार से मांग की जा रही है कि उनसे संवाद करने का समय दिया जाए। लेकिन जो है इससे 22 दिन से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर। उनकी नाराजगी है कांग्रेस के प्रति की नियमितीकरण करने की वादा की थी, लेकिन 4.5 साल सरकार के कार्यकाल होने के बाद भी उनका नियमितीकरण की मांग को अभी तक सरकार नहीं पूरा की है। हाल ही में हम बता दें कि विधानसभा सत्र में जो अनुपूरक बजट लाई थी सरकार ने, तो उस समय प्रदेश भर के सभी कर्मचारियों के लिए 27% डीए की बढ़ोतरी की थी। सरकार का कहना है कि हमने सभी कर्मचारियों की मांग को देखते हुए यह जो कदम उठाया है, लेकिन ये संघर्ष में कर्मचारी संघ जो है वो अभी तक प्रदर्शन अपने तो कब तक संघर्ष उनका जारी रहेगा? आपके साथ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं, बातचीत कीजिए उनसे, पूछे कि आखिर ये हड़ताल कितने दिन तक चलने वाली है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा। इनसे हम पूछते हैं कि अभी नियमितीकरण को लेकर जो है कर्मचारी संघ संविदा कर्मचारी संघ जो है अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने वादा की थी लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ, आखिर क्यों? चित्रा जी, सरकार ने कर्मचारियों के किसी भी मांग को खारिज नहीं किया है। जहां तक नियमितीकरण का वादा है उसके संदर्भ में भी सीएस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ शासन में अनियमितता बरती गई, जिस प्रकार से बिना विज्ञापन के, बिना नस्ती संधारण के, बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए और शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता तक का कई विभागों में पालन नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में उनको नियमित करने के लिए सरकार ठोस योजना बना रही है। संयम बरतना चाहिए। भूपेश सरकार ने पहले दिन से ही कर्मचारी हित में निर्णय लिए हैं। पिछले बजट में आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी सहायिका, कोटवार, ग्राम पटेल, रसोईया, सफाई कर्मचारी सहित तमाम कर्मचारियों के संदर्भ में नियम बनाए गए। 10% जो सीलिंग की बाध्यता थी अनुकंपा नियुक्ति में, उसको भी शिथिल करके 4000 से अधिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति थी। छत्तीसगढ़ में जो डीए है 42%, जो देश में सर्वाधिक है। केंद्र के बराबर पहली बार छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को डीए मिल रहा है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली हुई है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम का फार्मूला लागू किया गया है। तो पहले दिन से ही संवेदनशील भूपेश सरकार कर्मचारी हित में निर्णय ले रही है। भाजपा के भड़कावे पे ना आए। बेहतर दिनों आपने देखा होगा, जब कर्मचारी के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं तो आखिर ये हड़ताल किस वजह से हो रही है? फिर पूछिए इनसे जरा। के रूप में दी गई है उनको। देखिए, आप लोगों ने उनसे वादा की थी कर्मचारियों को सरकार बनने से पहले की मांग की वादा की थी। आप उनका मांग जो है जायज है, फिर क्यों? निश्चित रूप से उनके मांग पर सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन जो तकनीकी बाध्यता है विधि विभाग से अभिमत मांगी गई है। महाधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जो प्रकरण चल रहे हैं उसके संदर्भ में भी सरकार जो है लगातार अपडेट ले रही है। किसी के साथ अहित नहीं होगा। जो अभी नुकसान हो रहा था तो उसके अंतरिम राहत के लिए सरकार ने संविदा कर्मियों के वेतन में 27% की वृद्धि की है। किसी भी मांग को खारिज नहीं किया गया है। जो कुशासन भाजपा सरकार में था, जो कर्मचारियों के हित की उपेक्षा होती रही, उसके लिए भी हमारे घोषणा पत्र में था ना 11 बिंदु क्रमांक 11,
1,47,000 शिक्षा कर्मियों को बिना शर्त के हमने संविलियन किया। 14,580 नए शिक्षक भर्ती हुए। 15 साल में बताया भाजपा एक भी नियमित शिक्षक के पद पर भर्ती की हो तो। अभी 12,500 पद पर नियुक्ति चल रही है प्रक्रिया। पिछले 2 महीने के अंदर नियमित पदों पर सरकारी विभागों में 19,000 पद के विज्ञापन निकले हैं। तो सरकार रोजगार के अवसर भी दे रही है और संविदा कर्मियों के विषय में भी ठोस नियम बना रही है जिससे किसी का हित न हो। देखिए, आप लोगों ने अश्मा भी लगा दिया है। निश्चित रूप से जैसे स्वास्थ्य जैसे विभाग हैं, जनता के प्रति कर्मचारियों का भी पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है। इस प्रकार से सरकार जब उनके हित में निर्णय ले रही है और एक हठधर्मिता के चलते ऐसे जिद में उतर आए तो स्वास्थ्य जैसे विभाग है उसमें मरीजों के हित की उपेक्षा हो रही है तो ऐसा लगाना सरकार का अधिकार है। आप लोगों ने वादा की थी, वादा करने के बाद 4.5 साल सरकार को हो गया, पूरा नहीं हो रहा है। कर्मचारी, सभी कर्मचारी जो है प्रदर्शन करते हैं, प्रदेश भर के महिलाएं भी हैं, अपने बच्चे को, अपने परिवार को लेकर बैठे हुए हैं। पिछले समय हरेली त्योहार में पूरे प्रदेश हरेली का त्योहार मना रहा था और ये संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन में कार्यक्रम कर रहे थे, अनशन कार्यक्रम किया। 22 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से कड़ी संघर्ष के बीच में अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। आप लोगों ने वादा किया था, फिर आप लोग को कड़े रवैया क्यों? चित्रा जी, मैं समझता हूँ यह कहना कि हमने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं भूपेश सरकार, ये अनुचित है। कर्मचारियों से किया गया वादा भी हमारा कमिटमेंट है और उस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। शिक्षा कर्मियों को तो नियमित किया ना लगभग 1.5 लाख की संख्या में। उसके साथ साथ बाकी विभागों में भी जो कर्मचारी हैं उनके हित में निर्णय लिए गए और संविदा कर्मियों के विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री ने हाल ही में बयान दिया था कि सरकार जो है नीतिगत रूप से जो कमेटी बनाई है उसकी अनुशंसा भी आ गई है। शीघ्र इनका समस्या का निराकरण होगा और अंतरिम राहत के रूप में सब्सिडी को इनका बढ़ाया जो मानते हैं। तो सरकार तो ठोस पहल कर रही है। जो भाजपा के शासन में अनियमितता बरती गई, जो 15 साल के पाप है उसको ठीक करने में वक्त लगा है। नियम वक्त किसी के नहीं होगा। एक कर्मचारी प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं, वे सिर्फ संवाद करने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कड़े संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कल एक निर्देश जारी कर दिया है कि 3 दिन के अंदर वापस लौटे अपने स्थान पे। चित्रा जी, अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रशासनिक आतंकवाद भाजपा का यहाँ के कर्मचारियों ने भोगा है। किस प्रकार से डंडे के दम पर बलपूर्वक आंदोलन कुचले जाते थे। हमारी सरकार तो लगातार कर रही है। मैंने तो पहले भी बताया, ईएस की अध्यक्षता में कमेटी थी, उसकी सिफारिश भी आ गई है। लगातार समाज चल ही रहा है, किसको मना ही है। अभिव्यक्ति की आजादी का स्वागत है, कभी कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी मांग से सरकार ने इनकार नहीं किया है। सारे कर्मचारी प्रदेश के हैं, लेकिन सरकार का कड़ी रवैया कर्मचारियों के बीच क्यों बात करना नहीं चाहती? यह कहना उचित नहीं है चित्रा जी। 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और हर समय भूपेश सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। चाहे जो भी मांग हो, डीए का हो, नए वेतन आयोग के हिसाब से एचआरए की मांग हो, सभी मांगों को सरकार ने पूरा किया है। आप लोग जन घोषणा पत्र में क्या आप लोग ने नियमितीकरण करने की शामिल की थी क्या? बिल्कुल, हमने कहा कि नियमितीकरण की दिशा में कदम उठाया जाएगा और उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। जो हमने कमेटी बनाई थी उसमें बिंदु क्रमांक 11 में यह भी वादा था कि जो शिक्षा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाएगा। 1,47,000 की संख्या में सीधे शिक्षा विभाग में संविलियन किया है रूपेश सरकार में। और जहां तक अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, उनके विषय में भी सीएस की अध्यक्षता की रिपोर्ट आ गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मूल अनियमितता जो बेहद गंभीर किस्म के हैं, जो विज्ञापन के बिना, आरक्षण रोस्टर के बिना, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता तक का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे शिक्षा में कानून है, आरटीआई आने के बाद प्राइमरी और मिडिल स्कूल में आरटीआई के तय मापदंडों के पालन करने के बाद ही उनका संविलियन हो सकता है। यदि वो ग्रेजुएट नहीं है तो उनको कैसे आप वर्ग 2 में शिक्षक के पद पर सहायक शिक्षक के लिए टीईटी पास होना जरूरी है? यदि नहीं है तो आप कैसे रखेंगे? तो उनका भी यही इतना हो, उनको भी किस प्रकार से दूसरे विभागों में विकल्प दिया जा सके, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो वक्त तो लगेगा और कई मामले हाईकोर्ट में लंबित है। कई कर्मचारी कितना वक्त लगेगा चित्रा, इनसे पूछिएगा जरा, कितना और वक्त लगेगा जब ये घर पे वापस लौट जाएंगे सड़कों से? यथाशीघ्र निराकरण हो जाएगा, लगभग फाइनल स्थिति में है। मैंने पहले भी बताया कि सीएस की अध्यक्षता की कमेटी के रिपोर्ट जो है वो सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। अब जो है निराकरण का समय। एक तरफ आप कह रहे हैं अभिव्यक्तों की आजादी है कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप उनको 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। अगर वो वापस नहीं लौटे तो क्या एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से?
देखिए, आप लोगों ने 3 दिन का जो है वापस लौटने के लिए निर्देशित किया है, तो अब आगे आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? संविदा कर्मियों की सेवा शर्तें उस संविदा के तहत होती है और सेवा नियम के खिलाफ कर्मचारियों का आचरण जो है उसके लिए कर्मचारियों को भी ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। स्वास्थ्य जैसे विभाग में जहां एस्मा लग गया है, पर मरीज परेशान है, तो इनके मांगों को तो सरकार खारिज नहीं की है। बातचीत तो चल रही है और आगे भी चलेगी, लेकिन ये हठगर्भिता छोड़े। विगत दिनों आपने देखा होगा कि भाजपा के प्रभाव में आकर इस्तीफे की बात कर रहे थे। यदि इस्तीफा दे देंगे कर्मचारी तो फिर अधिकार किस बात करेंगे? सरकार तो संवेदनशीलता पूर्वक विचार कर रही है, किसी मांग को खारिज नहीं किया है, तो कर्मचारी भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं। लोगों को जो परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन का समय है, किसानों के खेती का समय है, खरीफ में बुआई और तरह और तमाम प्रकार के काम चल रहे हैं, रोपाई और ब्यासी का समय है, तो ऐसे में यहाँ के बहुसंख्यक आबादी को यदि परेशानी हो तो यह भी उचित नहीं है। मेरा निवेदन है संविदा कर्मियों के। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर हड़ताल कब तक जारी रहेगा। तो वही कांग्रेस लगातार अपनी दलीलें दे रही है, उनकी तरफ से लगातार ये कहना है कि भाजपा के भड़काव में आने के बाद इस तरीके से सड़कों पर उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई पर भारतीय जवानों की वीरता को नमन करते हुए कारगिल युद्ध के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि आज के गौरवशाली दिन कारगिल विजय दिवस पर हम सब हमारे वीर जवानों की शौर्यता एवं उनके पराक्रम को कोटि कोटि नमन करते हैं। कारगिल युद्ध में मां भारती के वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस और हौसलों से विपरीत परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया था। आप सबको राष्ट्र का सलाम। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कारगिल दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है तमाम जवानों को, और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि आप सबको राष्ट्र का सलाम। तो वहीं भिलाई में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद कौशल यादव के शहादत दिवस पर शहर के लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि हुडको स्थित शहीद कौशल यादव स्मारक स्थल पर शहीद कौशल यादव की माता भी पहुंची। इस मौके पर शहर के कई दिग्गज एवं मंच पर नजर आए। इस मौके पर खासकर स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से लाया गया ताकि वो शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए खुद को तैयार कर सके। कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यादव जी की शहादत को नमन करने के लिए आज इस्पात नगरी के अधिक से अधिक लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये सारे राजनीतिक दलों की सीमाओं को तोड़कर उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं और कारगिल में जो शहीद कौशल यादव ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज उनकी माताजी भी हमारे बीच में हैं, वो भी गौरवान्वित महसूस करती है और हम भी अपने आप को ऐसा गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस नगरी के हैं जहां शहीद कौशल यादव थे। और सभी यहाँ के निवासियों से भी मेरी अपील है जो ये बाइट सुनेंगे कि अपने परिवार से एक जन को अगर हम सेना में भेजते हैं तो निसंदेह समाज के और देश के कुछ न कुछ काम आ पाएंगे। और इस शहादत को मैं अपने पूर्व सैनिकों के साथ साथ कांग्रेस जनों की तरफ से नमन करता हूँ। खबर रायपुर से है जहां राज्यपाल हरिचंदन राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि राजभवन में बैठक हो रही है। बैठक में सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित है। संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर सियासत आई है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता दीपक महसके ने कहा है कि कांग्रेस में अपने जन घोषणा पत्र में संविदा अनुमिति, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 5 साल होने को है और कांग्रेस सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। सरकार ने कर्मचारियों में फूट डालने के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि हजारों हड़ताली कर्मचारियों में से मात्र 2 में से 3000 कर्मचारियों को ही इनका लाभ मिलेगा। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपातकाल के विचार से पोषित कांग्रेस को यह भी गवारा नहीं है कि कर्मचारी उनके खिलाफ आवाज उठाए।
ने अपने घोषणा पत्र पे संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। 5 साल पूरे हो चुके हैं, कांग्रेस ने अपना वादा नहीं निभाया, बल्कि संविदा कर्मियों में फूट डालने के लिए उनकी वेतन वृद्धि की बात करने लग गए, जबकि कांग्रेस को अच्छे से पता है कि इसका लाभ केवल 2 से 3 हज़ार पे बैंड वालों को ही मिलेगा। जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आ रहे हैं तो आपातकाल के विचार से पोषित कांग्रेस उन पर कार्रवाई का मन बना रही है। ये कांग्रेस की फितरत रही है। एस्मा जैसे नियम लगाकर उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। कांग्रेस सरकार और भूपेश जी ये जान लें कि उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, उनके झूठ के पांव नहीं हैं। और कोरबा में SCCL प्रबंधन की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। अपनी मांगों को लेकर भू विस्थापित प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक बार फिर से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भू विस्थापित एकजुट हुए और कुसमुंडा GM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने खदान के भीतर भी प्रदर्शन करते हुए उत्पादन और परिवहन के कार्य को ठप करवा दिया गया। MCB जिले के झगड़ा खांड थाना क्षेत्र की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने जुआ खेलने वाले इलाके में छापेमारी कर उनके पास से 70,000 रुपए नगद, 6 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद कर ली है। इसी के साथ 17 जुआड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी मोतीलाल शुक्ला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया ताकि सट्टे, जुआ, मादक पदार्थों और अवैध कार्यों पर शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसी कार्रवाई के तहत हमने मुखबिर लगा रखे थे, जहां खोंगा पानी में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसकी सूचना जब मिली हमारी टीम को तो जुआ फंड में रेड कार्रवाई की गई। खबर कोरबा से है, जहां उर्गा थाना अंतर्गत कनकी पेट्रोल पंप के पास करीब 1 दर्जन युवकों ने मिलकर बाइक पर सवार 2 युवकों की डंडे और बेल्ट से जमकर पिटाई की। आरोपियों ने युवक की बाइक और मोबाइल लूटने की कोशिश की। इस घटना में युवकों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। घटना की शिकायत युवकों द्वारा पुलिस में दर्ज करा दी गई है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि बाइक सवार ने बताया है कि ग्राम कनके स्थित कनकेश्वर महादेव के दर्शन करने वो जा रहे थे, तब इस घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। मैं बाइक ले आ रहा, फिर रोके पे बोले मोला, फिर मैं नहीं रोकेन, फिर मैं थोड़ा दूर में जाकर रोकेन। ओकर बाद मन मोर चाबी लूट के मोर साथ मारपीट करीन और गाड़ी ले मोर तोड़ फोड़ दी। विद्यालय के छात्रों ने सड़क किया है जाम। हॉस्टल में खाना पानी ना मिलने से छात्र नाराज है। वाड्फ नगर में राजीव गांधी चौक में जाम किया है उन्होंने चक्का, और ऐसे में जाम के चलते अंबिकापुर बनारस मार्ग प्रभावित हो चुका है। मौके पर तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं। तो अहम जानकारी, एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने सड़क जाम कर दिया है। हॉस्टलों में खाना पानी ना मिलने से छात्र काफी ज्यादा नाराज है, जिसके कारण उनके द्वारा सड़क जाम किया गया है। वाड्फ नगर में राजीव गांधी चौक में जाम किया गया है ये चक्का, और ऐसे में उनकी तरफ से लगातार शिकायत है कि खाना पानी नहीं मिल रहा है और जाम के चलते बता दें कि अंबिकापुर बनारस मार्ग प्रभावित हो चुका है। तो छात्रों द्वारा यहाँ पे जाम किया गया है और ऐसे में मौके पर तहसीलदार पहुंचे हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र हैं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि खाना पानी हॉस्टल में सही ढंग से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से छात्रों में रोष भरा हुआ है। वो सड़क पे बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। चक्का जाम उनकी तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में वाड्फ नगर में राजीव गांधी चौक के पास ये चक्का जाम उनके तरफ से किया गया है, और इसलिए बता दें आपको कि अंबिकापुर बनारस मार्ग जो है वो प्रभावित हो चुका है। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मौके पर तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं उनको समझाने बुझाने के लिए। ऐसे में नारे भी लगातार छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। उनके हाथ में आपको पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। सड़क पे बैठे हुए छात्र आपको दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि हॉस्टल में पानी और खाना समय पे और ढंग से ना मिलने के कारण उनके द्वारा ये नाराजगी व्यक्त की गई है और इसलिए चक्का जाम उन्होंने किया है। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों को आप अपनी टीवी स्क्रीन का तस्वीरों में देख रहे हैं कि वाड्फ नगर में राजीव गांधी चौक में उन्होंने ये चक्का जाम किया है।
तो मौके पर तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं। समझाने बुझाने की कोशिश लगातार छात्रों को की जा रही है। ऐसे में छात्रों के अंदर काफी ज्यादा रोष भरा हुआ है। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों को आप सड़क पर बैठे हुए देख सकते हैं। उनके द्वारा ये चक्का जाम किया गया है और हॉस्टल में सही ढंग से खाना पानी ना मिलने पर छात्र जो है वो नाराज है, जिसके कारण बॉर्डर नगर में राजीव गांधी चौक में चक्का जाम किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओपी चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कब से चक्काजाम बच्चों ने कर रखा है, क्या कारण है? देखिए श्रुति, जिस तरह से चीजें आ रही है सामने, तो बलरामपुर में ये मामला हुआ है कि छात्र जो है अपनी बुनियादी मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगे जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उन्हें ये चक्का जाम का सहारा लेना पड़ा। और जिस तरह से बलरामपुर की ये घटना है, तो यहाँ पर वाड्रफ नगर में राजीव गांधी चौक है, वहाँ पर उन्होंने ये चक्का जाम का कार्यक्रम किया था, जिसमें उनकी सबसे प्रमुख मांग यही थी जो छात्रों की, तो वो हॉस्टल में भोजन पानी नहीं मिल रहा है अच्छे तरीके से। इस वजह से वो लोग नाराज थे और मौके पर तहसीलदार और जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए। उसके बाद समझाइश के बाद मामले को शांत किया गया। जी, तो यानी कि स्थिति वहां पे अभी सामान्य है, चक्काजाम खुल गया है, छात्र मान गए हैं? जी बिल्कुल, छात्रों को आश्वासन दिया गया है प्रशासन की ओर से, और जो तहसीलदार और शिक्षा अधिकारी वहाँ तत्काल मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया छात्रों की जो आपकी जो मांग है उनको पूरी की जाएगी। और इस आश्वासन के बाद वो चक्का जाम की हटा लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपी चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बच्चों द्वारा यहाँ पे चक्का जाम किया गया है और ऐसे में अभी समझा बुझा दिया गया है और अभी चक्का जाम की जो स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। बता दें, खाना पानी समय पे और अच्छे से ना मिलने के कारण बच्चों द्वारा ये चक्का जाम किया गया था। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में 27 जुलाई को पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है। इससे खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता बेहतर होगी, साथ ही किसानों को भी फायदा मिलेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी विधायक सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार पर तमाम आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 229 करोड़ के गोबर खरीदी का सरकार कंप्यूटर के रिकॉर्ड में इन्होंने देख लिया, तो इन्होंने क्या किया, सेवा सरकारी समितियों को ये कहा कि उपरोक्त तो गौठान में इस मात्रा में वर्मी कंपोस्ट बना है, आप भुगतान कर दीजिए। भुगतान एडवांस हो गया। सेवा सरकारी समिति जो किसान की समिति है उससे गौठान समिति को, और गौठान समिति ने जितनी मात्रा में भुगतान किया उतनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लाकर जमा नहीं कराया। ये सारी जगह पर है, वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया, इसका मतलब है तो गोबर फर्जी थी या वर्मी कंपोस्ट बना नहीं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।